हेडिंग को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मतलब समझते कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपको ये पता है देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। पहली चीज है आप जानते हो कि F किसके बराबर होता है, dv by dt। और ये F कौन सा होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। F क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। अगर F एक्सटर्नल फोर्स है तो मेरे को ये चीज बताओ, अगर F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है ना, 0 वेक्टर आता है, तो dp by dt क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब p क्या चीज है, मोमेंट। तो p मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। इट मींस अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ऑब्जेक्ट पे तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कंजर्व रहेगा। ये बात समझ में। इसका मतलब अगर बॉडी पहले रेस्ट पे थी, अगर मैं मान के चलूं मास चेंज नहीं हो रहा, थोड़ी देर में ये मान के चलूंगा मास चेंज नहीं हुआ, फिर वेरिएबल मास टाइप की प्रॉब्लम करूंगा, ठीक है, फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम। p किसके बराबर होता है, m into v। ये कांस्टेंट, इसका मतलब या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर body is at rest, that is v velocity किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। क्या लॉजिक समझ में आया। इट मींस अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, क्या कहा मैंने, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया। मेरे एक बार बता देता हूं, तुम्हें पता है ये वेक्टर इक्वेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F नेट एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा, मोमेंटम इन x डायरेक्शन आएगा। इट मींस अगर एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में 0 होगा तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स y डायरेक्शन में 0 होगा तो y डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि अगर x की डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है तो y की डायरेक्शन में भी होना चाहिए। क्यों, आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में 0 हो सकता है और नेट एक्सटर्नल फोर्स y डायरेक्शन में नॉन जीरो हो सकता है, फाइन। तो इस केस में अगर मैं इस केस की बात करूं, px तो कांस्टेंट हो जाएगा पर py क्या होगा, वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, फाइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इट मींस आपको जिस डायरेक्शन के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या मिलता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे आपको पता है अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, इसमें इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहना चाहिए, तो कंजर्व रहना चाहिए। तो देखो इस डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी 0 तो 0 ही रहती है, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, इस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर तुम इसको यूं फेंक देते हो तो तुम इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हो, सिर्फ यही चेंज करते हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अर्थ लगा के आया ना, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। स्टेटमेंट लिखो, वैसे नोट्स में लिखी हुई है पर फिर भी लिख लो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0,
if net external force acting on the system is 0, if net external force acting on the system is 0, then net momentum of the system, remains conserved, या फिर टोटल मोमेंटम भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? जल्दी लिखो फटाफट। अब इसको याद भी कर लो जो बात कही है। जिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन इंडिपेंडेंट होता है, तो डिस्कशन भी इंडिपेंडेंट करो। एक्स की डायरेक्शन नेट फोर्स 0 था, एक्स की डायरेक्शन में मोमेंटम कंसीडर कर दो। हाँ या ना? बेटा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं। एक चीज सोचो, एक ब्लॉक है 5 kg का, ये दूसरा ब्लॉक है 10 kg का, ये 5 kg का है, ये 10 kg का है। कई बार समझ आ रही? दोनों स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, किसके ऊपर है? दैट इज म्यू इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? ये जब इसके टकराता है, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद में जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाती है चलो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है, वो हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी हो जाती है? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये बताओ दी गई वेलोसिटी क्या हो जाती है? अब सुनो, तुम्हें करना नहीं, मैं लॉजिक बता रहा हूं। बेटा कोई जरूरत नहीं स्टेटमेंट रिपीट करने की, लिखी हुई है उसके अंदर जो कल नोट्स दिए थे, उसमें लिखा है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है आकर्षित? अब देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है इसके हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्रिक्शन लेस और तो कोई लग नहीं रहा, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या लगना चाहिए? तो पहले इसको सिस्टम आ गया, इसका मोमेंटम क्या था? इसका मोमेंटम कितना था? 50। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया? 50 + 0। क्या लॉजिक समझ में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात। फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? इसका क्या होना चाहिए? 5 × v1 प्राइम प्लस 20। तो 5 v डैश किसके बराबर होना चाहिए? 5 v डैश किसके बराबर होना चाहिए? 30 के बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर। तो v डैश किसके बराबर आ गया? चलो पहले ये बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या जो मैंने दिया? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो आंसर सही आएगा। भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसी सिचुएशन दे दी, इसका मतलब मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हो सकती। क्यों?
ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो भी ऐसा सकता है ये चीज के टकराए फिर ये जुड़ी आगे चली देर पीछे वाले पीछे आके टकरा जाए फिर ये जुड़ी से इस तरह वाली भी पहले इसकी सिक्स है तो पीछे टकरा जाएगा। तो कभी ऐसा कोलिजन देखा तुमने दो बॉल्स के बीच में एक बॉल को रखा दूसरे को फेंका वो ऐसे टकराते आगे ये कभी नहीं हो सकता ना। तो पक्की बात है कोलिजन के बाद हमेशा इसकी वेलोसिटी ज्यादा ही होगी इससे, या तो रिबाउंड करके पीछे आ रहा होगा वापस, और अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इससे तो कमी वेलोसिटी होगी इसकी। क्या लॉजिक समझ में आया? अब जिसे बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस। हाँ है ना। अब मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है आप मोमेंटम कंजर्व भी मत करना, आपको सीधा पता चल जाएगा वो ऑप्शन तो गलत है जिसका इससे इसका आंसर ज्यादा है इससे। हाँ है ना। अगर ये 2 से इधर जा रहा है तो -3 से पीछे जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बार-बार न्यू कोलिजन नहीं हो सकता। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो फिजिक्स तो पढ़नी है पर साथ में कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती है। इट मींस ये जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है गलत, लेकिन मोमेंटम का तो फिर भी लगा ही सकते हो। हाँ है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। अभी चलो बात नहीं खत्म हुई है, बात नहीं खत्म हुई है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, ये ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है ना। ये आ रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, जब ये इसके टकराएगा तो किसी न किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है शुरुआत, जब ये टकराएगा तो किसी टाइप की स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इस स्प्रिंग में, तो ये भी 2 kg रहा होगा, ये भी 2 kg रहा होगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन रहा होगा तो इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हुई है सेम होगी, सेम होगी क्यों? ध्यान से समझो जो मैं बात करना चाहता हूँ। जब ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा इसकी वेलोसिटी कम है, ये स्प्रिंग जब इसके टकराएगा तो ये स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स करेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स करेगी, इस पे स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगाएगी, आगे फोर्स लगाएगी। इसकी वेलोसिटी 0 तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी, इसकी वेलोसिटी जरा फोर्स से लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होने लगेगी। हाँ अब सुनो, ये वैल्यू मान लो बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी घटती जाएगी। तो देखो जब तक ये वैल्यू कम होगी इससे तब तक तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इसके आगे आ रहा होगा। नहीं मेरे पास यार ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 5 से ये 2 से चल रहा है और ये 8 से चल रहा है तो ये दोनों पास ही आ रहे होंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस ही होगी। तो किस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा? जब इसको ये लगेगा कि भैया इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0 होगी, इसके ऊपर बैठ के देखिए जब इसकी वेलोसिटी इसको क्या दिखाई दे 0 दिखाई दे तब तक तो इससे पहले तो कंप्रेस ही हो रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा। हाँ है ना, इस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, इसके बाद में क्या होगा दोनों। अब सुनो, अब देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है यू यू मान लो, अभी भी इसके ऊपर किधर फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे किधर फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अब इसकी वेलोसिटी इस कॉमन वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी। अरे यार दोनों की वेलोसिटी 5 है, वैसे मान लो इस पे भी फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी और इसकी वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी से कम नहीं होगी। भले स्प्रिंग पूरी की पूरी वापस अपनी लेंथ को रिट्रेस करे या नहीं करे, लेकिन मेरे को ये पता है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि स्प्रिंग एकदम घटिया टाइप की है बिल्कुल एक्सपेंड नहीं, तो उसके बाद में समझ लो क्या करेंगे दोनों साथ साथ में चलेंगे। हाँ यार बात समझ में आई, क्या करेंगे दोनों साथ साथ में चलेंगे। इसको कौन से टाइप का कोलिजन बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, चीजें चिपक जाती हैं। हाँ यार बात समझ में आई। फिर अगर मान लो स्प्रिंग पूरी की पूरी एनर्जी वापस सिस्टम को दे दे, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, पर सिचुएशन कुछ बीच में होती है क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। परफेक्टली इलास्टिक की स्थिति में होता है हमने खाली फॉर्मूला परफेक्टली तो भी कुछ क्यों
दो बॉल आपस में टकराएंगे तो भी उनमें आवाज तो आई जाएगी, तो एनर्जी तो निकली गई है ना। अब ये आवाज वाली एनर्जी को हम ये नहीं बोलते साउंड एनर्जी वाली, हम बोलते हैं हीट की फॉर्म में एनर्जी निकली जो भी लॉस होता है। ठीक है, क्या याद है बात समझ में? आगे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भैया? इस केस में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम की कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, ये बताओ? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसको देखो, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, कोई प्रॉब्लम है? मोमेंटम क्या है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल की बात की थी मैंने, क्योंकि सिस्टम वाले जो स्प्रिंग्स के अंदर ही आ गए, तो क्या आ गया, बी इनिशियल शुड बी इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो यू किसके बराबर आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ गई? सर जब वो दोनों आपस में एकदम से वो कंट्रास्ट होते हैं, एक स्ट्रिंग अपनी दूसरे लेंथ होगी, तो 2 kg जो पीछे वाला ब्लड है उसकी टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की होगी और ना बैकवर्ड जाने की नहीं होगी, पर स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स पीछे लगा है, अभी भी वेलोसिटी तो आगे ही है, तो किसी पत्थर को ऊपर फेंकता है, तो ये बोलता है उसकी टेंडेंसी नीचे जानी चाहिए, जो जा रहा तो वो ऊपर ही है, फोर्स को ले नीचे की तरफ लग रहा हो भी सकती है और ना भी हो। इस केस में हो जाएगी अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो, बात की बात है, इतना सोचने है ना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, अभी तुम्हारी मेंटल कंडीशनिंग कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाऊंगा मैं इसको, ठीक है। ये तो मैं एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ कि ये चीजें हम पढ़ेंगे, फिर इसके इनसाइट देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्स वेरी कर रहे हो, सारी बात होता है, चिंता ना। हाँ, यू क्या आ गया, 5 इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी चली गई होगी, इस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी चली गई होगी, इनिशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी कितनी है, 100 या हाफ एन वी स्क्वायर 100 काइनेटिक एनर्जी फाइनल दे देते हैं। इसकी भी वेलोसिटी 5 और इसकी भी वेलोसिटी क्या है 5, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक 25, दूसरी की कितनी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 50। तो ये बताइए कि 50 जूल चली कहाँ गई, लॉस हो गया ना 50 का, पहले 100 जूल थी 50 हो गई, 50 चली कहाँ गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, आया ना, कहाँ चली गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी चली गई 50 जूल, शुड बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। अगर k की वैल्यू पता है तो आपको मैक्सिमम क्या आ जाएगा, तो x स्क्वायर किसके, x मैक्सिमम का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 100 बाय k का अंडर रूट कर दोगे, क्या वाली समझ में आता है, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, आया ना, पक्का लिख लो। मोमेंटम कंजर्व किया, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन हो तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ये बात नहीं आ रही ना समझ में, इसके ऊपर बैठ जा, ये तेरे को किधर आता हो दिखाई दे रहा हो, ये इसकी तरफ कब तक आता दिखाई देगा ना, जब तक इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, ग्राउंड जो हो सकता है वेलोसिटी जीरो ना हो, आए, तो इसका मतलब जब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों इस टाइप के सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो,
तो बस इसका मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तू ही तो बोल रहा है बात, नहीं है मेरे पास आती है पर थोड़ी धीरे धीरे। अब एक चीज और देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ता है? ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं। ये चीज क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2 या p इक्वल टू 2m अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। दोनों ही ऑप्शन एकदम सही है। हमें इस क्वेश्चन, अब देखो मैं इस लॉजिक को लगा दूं, देखा आंसर कितना जल्दी आएगा। इसका मोमेंटम कितना है सिस्टम का, और इस टाइप पे 20 रहेगा क्योंकि कंजर्व रखता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। क्या बात है मैंने, कंजर्व रहेगा। तो इस टाइप पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, p स्क्वायर में 2m। अब दोनों मास एक साथ चल रहे हैं तो टोटल मास कितना चल रहा है, 2 into 4। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली किसके बराबर है, p स्क्वायर। उस टाइम तो ये रेस्ट नहीं था, सिर्फ इसी का मोमेंटम था, p स्क्वायर में, है ना। ध्यान से देखो क्या चीज आएगी, 1/8 आ जाएगा, या p स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और भी निकाल दो कॉमन, क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, हाफ माइनस हाफ आ जाएगा, हाफ माइनस 1 आ जाएगा, ये क्या आएगा माइनस हाफ आ जाएगा, है ना। p स्क्वायर कितना है 20 into 20, 1/2 4 50 आ माइनस 50, क्योंकि माइनस का साइन जितने का लॉस होगा। अभी नहीं पता चल रहा, धीरे धीरे पता चलेगा, तुम देखते सॉल्व करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी दी हुई होगी, मोमेंटम निकालना, मोमेंटम दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना। सिस्टम वाली बात है, इंटरनल फोर्स है,
तेरे फॉर्मूले है एक्सटर्नल फोर्स है, जब तूने इन दोनों को सिस्टम मान लिया, जैसे बाहर से जो फोर्स लगे वही एक्सटर्नल होगा ना, स्प्रिंग तो इंटरनल होगी ना, तो बीच की बात होगी। इस सिस्टम कितना पड़ेगा? अभी करवा देता हूँ, तो एक मिनट आता हूँ तेरे। एक्चुअली ये करवाने का भी एक लॉजिक है मेरा, कईयों के पेपर है ना स्कूल में, हाँ है ना, तो मेरी कोशिश है मैं वो करवा दूँ जो स्कूल में पूछा जाए, और एक बार अगर बता भी दूंगा तो भी मेंटल कंडीशनिंग तो हो ही जाएगी इस चीज की, तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी। फिर मेरा सिंपल थॉट ये है, जैसे आप कल परसों कल आए थे तो तुम तो ये चैप्टर भी तो आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आएगा, 101% अगर वर्क पावर एनर्जी या रोटेशन है तो पक्का आएगा ये, और जो डेरिवेशन करवाऊंगा वही आएगी, और इसलिए करवा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो तुम बोलो करवाना, मतलब मेरे स्पेस से भी चल सकता हूँ वैसे, पर इसकी हेल्प मिल जाएगी तुम्हें, आगे भी हेल्प मिल जाएगी जब मैं करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो एक चीज होती है, जिसे बोलते हैं कोलिजन, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आ गया, लिखो कोलिजन। देखो, it is a process in which transfer of energy and momentum takes place from one body to another। बाकी नोट से देख लेना, डेफिनेशन बढ़िया लिखी हुई है, ये तो मैंने एकदम जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कोई एक बॉडी टकराएगी तो कोलिजन ही कराना, तो फिर डेफिनेटली एक चीज बता दो, एक टर्म देख लो जिसको होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या चीज होती है, अब याद रखना, प्राइम का मतलब होगा वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, और सिंपल होगा वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम अपॉन v2 माइनस v1 बिफोर और आफ्टर v2 प्राइम का मतलब आफ्टर कोलिजन, और सिंपल मींस बिफोर कोलिजन। ये चीज क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ एंट्रोपी। ये लिखो along line of collision, अभी समझा दूंगा लाइन ऑफ कोलिजन, along line of collision। सही बात सुनिए, अब देखो क्या है, दो क्वेश्चन करके समझ में आ रहा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद
इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। एक मिनट देखो है 7 मीटर पर सेकंड। अब मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है 1, ये 8 से ज्यादा सेपरेट 1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया दैट इज 0.25 आ गया। क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। एक और देखो मेरे को ये बताओ ये 10 मीटर पर सेकंड है 6 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी अगर हो जाए मेरी 8 मीटर पर सेकंड अब बताओ क्या किया तुमने। अब एक चीज सोचो अगर मैं इसको बोलता हूँ v1 इसको बोलता हूँ v2 तो इसको क्या बोलूंगा v1 प्राइम और इसको क्या बोलूंगा v2 प्राइम। अब जरा देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी किस रेट से सेपरेट कर रहे होंगे v2 माइनस v1 v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम ये क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच किस वेलोसिटी से हो रही होगी v1 माइनस v2 मैं यहाँ बैठ के देखोगे ना कि इसकी तरफ अप्रोच हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछ रहा हूँ कितनी होगी 2 या -2 यार जब बोल ही दिया है अप्रोच तो 2 ही बोलोगे हाँ या ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखोगे तुम लिखोगे इसको v1 v2 ये v1 वेलोसिटी में से v2 माइनस करोगे तो अप्रोच वेलोसिटी 8 में से 6 माइनस तो 2 आ गया ना तो तुम यहाँ क्या लिखोगे v1 v2। अब तुम्हें एक चीज सेंस हो गई मैंने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया क्योंकि डेफिनेशन तो ये है आता ये है हाँ या ना तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखने के चक्कर में मैंने v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम कर दिया अपॉन v2 माइनस v1 कर दिया इसमें से माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल दिया बात समझ में इसमें बढ़िया बात क्या है इसमें बढ़िया बात ये है कि आपकी वैल्यू तुम देखना 1/4 ही है या 1/2 ही आएगी कभी कैसे भी सॉल्व कर लो तुमने गलती से गलत भी कर दिया जैसे 7 में से 1 माइनस कर दिया 7 में से 8 माइनस कर दिया -1 8 में से 6 माइनस कर दिया 2 और फिर माइनस का साइन लगा सेम ही चीज है या फिर 8 में से 7 माइनस कर दिया 1 6 में से 8 माइनस कर दिया -2 और फिर माइनस का साइन लगा तो फिर से प्लस आ गया तो इस केस में क्या होगा आप ये v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम कर दो v1 माइनस v2 कर दो बाहर माइनस का साइन लगाओगे ना ऊपर नीचे तो सेम ही चीज करनी है ना चाहे v2 माइनस v1 करो या v1 माइनस v2 करो अब तो पता है क्या डैश ठीक है अब यार कितनी गलती करोगे इतनी गलती करोगे उसका तो मैंने जुगाड़ बता दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इफेक्ट अभी लाइन ऑफ इफेक्ट नहीं बताया सिर्फ ये बताया ये करो नहीं मान भी आ जाए भगवान से भी बाहर आने से माइनस अब ये कितना आ रहा है हां हां कि
गाली निकालने वाला रखा होगा जैसा कुछ नहीं मेरे से फोटो हाँ कोई नहीं उसको बता दीजिए इसको कर लेगा हां वो स्टे कर लेगा मैं तो हाई कैसा वो चिंता करेगा समझ आ गया अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट की समझने की बात लाइन ऑफ इम्पैक्ट सिंपल समझो टकराने के ऊपर जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। जैसे ये एक बॉल है ये 10 मीटर पर सेकंड की तरह है ये अगर मान लो 30 डिग्री है चलो 60 डिग्री है तो जब ये बॉल इस पे टकराएगी इस पे नॉर्मल की तरह लगेगा बॉल पे टकराने सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जब दो चीजें टकराती हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है सरफेस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। जैसे एक बॉल ये आ गया ये बॉल इसके आगे यूं टकरा इस तरफ से तो इस टाइम पे स्क्रीन पे टकराएगी और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जरूर लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा ये बॉल इसके ऊपर जो नॉर्मल लगाएगी वो इसके अलोंग लगाएगी
है जब दो चीजें टकराएंगे तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ना, तो इस पे ये बॉल टकराएंगे तो फोर्स लगाएगी, इसको ही बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन, एक ही बात है, लाइन ऑफ कोलिजन एक ही बात है दोस्तों। लाइन ऑफ कंट्रोल ये क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन। अब समझ आ गया लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, क्या लाइन ऑफ कोलिजन, जिसमें पॉइंट जब दो चीजें टकराती हैं तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब दैट इज नॉर्मल की डायरेक्शन, हाँ है ना, उसी को क्या बोलते हैं। अब मैं इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट को यूज करके क्वेश्चन बना लेता हूं फटाफट, है ना, और फिर तुम्हें आ भी जाएगा। ये एक जमीन है, ग्राउंड है, एक बॉल इधर आती है, दैट इज ये एंगल 60 डिग्री है, फिर इधर जाती है, ये एंगल 30 डिग्री है। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर की 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो इसकी वेलोसिटी इधर है, ये डिग्री में, ये है 8 मीटर पर सेकंड। मैं बोलूं फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E की वैल्यू निकालनी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, फाइव बाई 4.5/4। चलो देखते हैं इसकी वेलोसिटी इसके अलावा कितनी आएगी, e sin 30, sin 30 का क्या है 1/2, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है 4, दीवार से चीजें दूरी जा रही है, टकरा रही है, इस टाइम इसकी वेलोसिटी इसके अलावा कितनी है, कितनी है 5√3 वेलोसिटी इसके अलावा, हाँ है ना, तो ये तो जमीन तो पहले भी नहीं चल रही थी, अब भी नहीं चल रही, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along line of impact, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो इसके along ये वेलोसिटी लोगे, तो वेलोसिटी ये नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है जिस रेट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, क्या लॉजिक समझ आ रहा है, इन दोनों इस दीवार और इसके बीच की डिस्टेंस इस रेट से नहीं बढ़ी, अरे बस, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along line of impact लिखा ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of collision and line of impact है ना, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along line of impact, अब आगे बात, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया along line of, अभी भी नहीं है बस, आनी थी तो अभी भी नहीं आई, तो कब आएगी, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ में आ गया, अच्छी तरह से आ गया ना। ये जो मैंने बेसिक बताया ना, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, अगर इसी स्पीड से करवाओ ना, तुम्हारी स्कूल में भी नंबर आ जाए, 2 महीने में कोर्स, 1 महीने में कोर्स खत्म आ जाए जितना बचा है। एक प्रॉब्लम है सर, क्या सर क्वेश्चंस करने को टाइम नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम ये नहीं, इसकी प्रॉब्लम अलग है, इसकी प्रॉब्लम ये नहीं जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, स्कूल में पास हो जाओगे, लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, लंबे टाइम तक चीज तभी याद रहती है जब पूरी दिमाग में बैठ जाए एकदम बेसिक। अभी जैसे एक्सीलरेशन की फील है, ऐसे ई को तुम्हें यूज करना आ गया, यूज कैसे करना है दिया होगा, पर तुम्हें ये नहीं पता ई होता क्या है, दोनों बात तुम्हें अंतर है ना, तो लोग सेटिस्फाई तो इससे भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ना, वो नहीं पता चल रहा कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बिठा दो
निकाल दिया। अब सुनो, जो कोलिजन है ना वो हमारे पास तीन टाइप का हो, समझते जाना। पहले टाइप का है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। E की वैल्यू क्या होती है इस केस में? 1। E की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों ही क्या है? सेम है। दूसरी बात क्या है इस केस में? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कहाँ रहती है? जब टकराएगी स्प्रिंग एकदम कंप्रेस होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी। तो कई किताबों में लिखा है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। गलत है, एकदम गलत है। जैसे स्प्रिंग वाला सिस्टम था, आई टकराई, अगर पूरी की पूरी वापस एक्सपेंड होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में चली गई है। लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना, तो कंजर्व कर रही। इट मींस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं होता। बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो इसमें हीट लॉस क्या होगा? जीरो होगा, हाँ है ना। तो इस केस में डेल्टा एच हीट लॉस क्या होगा? जीरो होगा। क्या बात समझ आ रही है? दूसरे टाइप का कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। चलो तुम आइडिया बता दो ई की वैल्यू क्या है इसके अंदर? जीरो। क्यों? बहुत ही घटिया स्प्रिंग थी, जंग लगी, आई टकराई, कंप्रेस हो गई, लेकिन एक्सपेंड बिल्कुल नहीं। जब एक्सपेंड नहीं हुई तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई है? कम हो गई है, आया ना। और ई की वैल्यू क्या हो गई है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई है? जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गई है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई की वैल्यू क्या आ गई है? जीरो आ गई। इस केस में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is greater than kinetic energy after collision। खास बात, मैक्सिमम लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का इस केस। हाँ है ना। डेल्टा एच क्या हो गया? मैक्सिमम होगा। अभी समझ में आएगा मुझे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ये उस टाइप का कोलिजन है। दो तो परफेक्टली हो गए तो बाकी इलास्टिक कोलिजन नहीं बता बचा। अब देखो जब टकरा रहा है स्प्रिंग जंग लगी हुई, एकदम खराब भी नहीं है, एकदम बढ़िया भी नहीं, तो उसने आधी शेप ही रिगेन की, तो वापस भी वो ऐसे फैली, तो वेलोसिटी तो अलग अलग कर दी दोनों की, तो सेपरेट तो कर दिया होगा दोनों को, कॉमन वेलोसिटी से एक की कम कर दी, एक की ज्यादा कर दी, लेकिन कुछ एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। तो ई की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? हाफ में होगी, कुछ भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है। ई शुड बी ग्रेटर देन एंड शुड बी लेस देन आई। मैक्सिमम लॉस तो तुम्हें समझ में आ गया। दो एक्सट्रीम केसेस हो गए, इसी के एक्सट्रीम केसेस ये दोनों है। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, है ना। अब जब मान लो इसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट लिखना है तो तुम पूरी कहानी लिख सकते हो, तो लिख देना।
उसका कब इसको व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कहानी बना दो तो जल्दी सीख लो। अब कुछ तो यार तुम खुद भी रीडिंग लगाओगे, ऐसे कैसे आराम से बताऊंगा तुम्हें। वैसे एक बार बताओ, मैं ऐसे पढ़ाऊं तो भी तो लोग सेटिस्फाइड हुई है। स्कूल में भी नंबर आते हैं, ये मैकेनिज्म तो स्कूल में पढ़ाने का ही है। अब जो चैप्टर मैं 15-20 दिन चलाता हूँ, चैप्टर 3 दिन में करा दूं और 6 दिन उसी का रिवीजन कराता हूँ, तो रटा तो दूंगी, तो स्कूल में नंबर भी आ जाएंगे और सबको लोगों को देखो आप कितना तोड़ पढ़ाते हैं फिनिक्स वाले, खूब नंबर आते हैं स्कूल में। सही बात है एकदम। और लेकिन जब आज सिलेक्शन की आएगी ना तो फिर दिखोगे नहीं लाइन कहीं दूर दूर तक। तो देखो जो डिफरेंट अप्रोच है ना पढ़ाने की, एक वो है जिसमें आपको फील होता है यार हार्ड है, करने में मुश्किल हो रही है ना, और चीज भी ज्यादा है, ठीक है। एक अभी सीधा सीधा बता दिया क्या पूछा जाएगा और वो करवा दिया और वो भी रटा दिया और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, बात बन जाएगी। तो मोरो बच्चा तो कभी जज ही नहीं कर पाता मैं सही जगह पे पढ़ रहा हूँ गलत जगह पे पढ़ रहा हूँ। ये तो टीचर की डिस्क्रिप्शन पे है कि उसको क्या पढ़ाना है। सही बात है। चलो कोई नहीं, अब इतना तो लिख दिया तो इसको मिटा सकते हैं। अब वो चीज बता रहा हूँ स्कूल में पूछी जाएगी तुम्हारे, तो स्पीड से करके ठीक कर रहे हैं या फिर स्कूल में पेपर आ रहा है ना, मैंने जो बताया है ना वो भी यूज कर लूंगा, क्योंकि अभी मैं ये टॉपिक फिर से पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये खत्म थोड़ी कर दिया, ये पढ़ाऊंगा तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया आएगा तो तुम्हें बढ़िया ही लगेगा और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी बतानी कि बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है वही बताना मेरे को, क्वेश्चन कर लेंगे। ये देखो m1 m2 v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी, दोनों चीजें टकराएंगी, टकराने के बाद में m1 m2 v2 प्राइम v1 प्राइम। मैं केस करवा रहा हूं किसका, इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब आपको ये मासेस दिए होंगे, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी दी होगी, फिर पूछेंगे भैया m2 की वेलोसिटी क्या आफ्टर कोलिजन, या फिर पूछा जाएगा m1 की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन। सेम कैसे हो सकती है, सेम तो हो ही नहीं सकती कभी, अगर सेम ही होती तो फिर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। और कोलिजन हुआ तो फिर एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कहाँ होगा, है ना, कोलिजन में तो होता ही है एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर, वो तो हुआ ही। सबसे पहले आप इसके लिए दो इक्वेशन, सबसे पहले हमेशा एक इक्वेशन कौन से बतानी है कोलिजन में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में लिखी हुई है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या सिस्टम का m1 v1 m2 v2, और फाइनल मोमेंटम क्या है m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो तो क्या आ जाएगा m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। एक इक्वेशन बना दो, ये तो क्या आ गई बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब दूसरे क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, है ना, क्या लॉजिक समझ में, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन से क्या होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर should be equal to
हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? ध्यान से देखो, टू के लिए चल, इसको इधर ले m1 कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। हाँ तो वहाँ भी यहाँ पे ना सर राइट साइड ये ऐसा तो जाता है कई बार। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको इधर लेकर के और इसको इधर लेकर क्या आ जाएगा m1 कॉमन आ जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। अरे यार देख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, दैट इज सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। अब देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा m1 गायब हो जाएगा और क्या गायब हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल टू, मेरी बात समझे, इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। तो ये बताओ v1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, है v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया चीज दिखाई दे रही है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, पूरी इक्वेशन में शायद अननोन चीज है कि v2 प्राइम। भाई v1 प्राइम देखो, ये पता है, ये पता है, ये पता है, मास ये पता है, ये दोनों नहीं पता, तो मैं बोल रहा हूँ v1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये इक्वेशन भी तो v2 में बन जाएगी, v1 into तो क्या आ जाएगा v2 प्राइम में बचा ना। तो मैं तो एक चीज कहता हूँ कि जो v2 प्राइम आएगा ना, तुम चेक कर लो ये आता है क्या, m2 माइनस m1 v2 m1 प्लस m2 माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, ये v2 प्राइम है। अगर इसी को देख लेता हूँ v1 प्राइम क्या है, इसको देख के लेता हूँ, इसको देख के आइडिया यार, जस्ट m2 की जगह 1 हो जाएगा, m1 की जगह क्या हो जाएगा, तो इतना ही तो लॉजिक और है इसमें। तो क्या आएगा माइनस m2 मल्टीप्लिकेशन में अपॉन प्लस 2 टाइम्स अपॉन, क्या नहीं है समझ में? मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, मैं बोल रहा हूँ इसको इसमें पुट करके एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या, क्योंकि अगर ये आ गया तो बात खत्म, इसका मतलब तो समझ में आ गया। तुम तो कर ही लो ये डेरिवेशन, तो किताबें भी लिखी होती है, एक बार लिख लो और पूरी को सॉल्व करके देख लो, क्योंकि पूछा जाता है स्कूल में, पक्का पूछा जाएगा। कैसा हो गया?
मैंने भाई हम तो सीबीएसई में, आपको किसी ने नहीं बोला सीबीएसई में तो इंटरनल होता है स्टेट बोर्ड में है उधर आगे पहली बार पता नहीं कैसा होता वो ऐसे करती है तो वो क्या पूरे साल से इतने सारे क्लासेस सामने होते हैं ऐसा अरे एवरीथिंग की लेते हैं एक चीज बस ये सारे क्लासेस सामने दी जाएंगे ढूंढने की जरूरत नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बात अलग है सर मैं पढ़ना चाहता था क्या होता है अरे तब मैंने सोचा स्टेट बोर्ड लूंगा और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस तो उसने पाइथन पूरा कर लिया मैंने सीबीएसई सोचा था तो मैंने पाइथन पूरी कर ली इसने स्टेट बोर्ड सोचा था इसने मैंने जावा जावा कर कर लिया लिया सी प्लस प्लस की सब पढ़ के बैठ गए वो इसके ऐप्स सारे लाइक कर देना लाइक मी डाउनलोड कर सकता यही आता है तो ये क्या तूने ऑनलाइन किया ये कोर्स क्या पाइथन कौन सी साइट से अलग साइट से यार एक दिन बात या
उसको बोला ना तो फिर हाँ पूरे एनसीईआरटी को पढ़ने में आती है सर पढ़ा ही नहीं है उसके टाइम वगैरह को लेके वो है मेरे दोस्त लोग उसकी पढ़ा वो वो उसके लिए पढ़ उसके लिए खुद तो आएगा ही थ्योरी से नहीं पढ़ पाएगा YouTube अगर 1 घंटा कोर्स के लिए क्या बैठ के नहीं वो बोलते हैं किसी और टीचर के लगा देते हैं अरे एक बार अरे ग्राउंड से कंपटीशन ये पढ़ा दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स उस स्कूल का कॉम्प्लेक्स क्या है एक घंटा हां अरे वो बात नहीं है मैथ्स की बात कर रहा हूं हां कुछ जगह पर उसने क्या पढ़ा है कॉम्प्लेक्स का पढ़ा है तो एक महीने का एक से ज्यादा महीना लगेगा अरे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं कॉम्प्लेक्स का भी करना एनसीईआरटी नहीं है एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है अरे वो एक मिनट चल पक्का नहीं है भाई एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है अरे मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ पहले 2 दिन बाद पढ़ा अरे और एनसीईआरटी देखो स्कूल उसको पढ़ने की टाइम का लगेगा वो जब तक हमारे फाइनल्स आ जाएंगे तो हम एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं तो सर सर जब स्टार्ट कर सकते हैं सर एक दो सर ने बोला था कि शाम को एनसीईआरटी शाम को चले जाना बोला था कि नहीं बोला छोटी आर्ट से और नहीं मुश्किल बोले भाई आना चाहिए आना तो चाहिए सबके डिग्री हम एक बार यूट्यूब से पढ़ा जाता है सर तुम्हें नहीं थोड़ी बात की 20% सॉल्व करता है सेक्शन मैं हमारे बोले पढ़ना ना उसके लास्ट में यार उसमें यार मुझे लगता है ये उसमें सारे सेंटर एक कोई 80 वगैरह पढ़नी ये तो अरे ये बता देना मुझे टॉपिक या तो मैं कोऑर्डिनेट मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट टेंडेंट्स क्या कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है हां प्रोबेबिलिटी कौन सी चैप्टर है टेंडेंट्स यार ये बैलेंस एलेक्स भाई इस बात में कॉम्बिनेशन नहीं किया यार मुझे आता है सेट कौन सा परम्यूटेशन पीएलसी परम्यूटेशन लिख लिया यार प्रोबेबिलिटी में बात अभी हम देखोगे ना इस ऑर्डर में हमारा सिर्फ जो एनसीईआरटी के टॉपिक को पेपर बोर्ड वगैरह बनाने हैं सर अभी मैथ्स को कवर ही नहीं कर पा रहे मैंने आपने सिर्फ क्लास 1 जो लगाता हूं जिसमें और लोगों ने टीचर ऐसे बोले ये पढ़ाते से पीपी चला मार तो बोले मार उसको याद नहीं अबे क्या पढ़ाने शाम वाले का बेस लेके आता है क्या मेरा नाम भाई सेट्स वगैरह पढ़े नहीं सर वो एनसीईआरटी सेट तो बुक पढ़कर हो जाएगा उसमें हां क्या है इंटरसेक्शन यूनियन तो थ्योरी है नहीं आर्ट तू एक काम लिख लिया आंसर आ गया थे यस सर तो एक चीज और लिखो लाइक impulsive force impulsive force ये डेरिवेशन याद रहेगा impulsive force क्या होता है जैसे तुमने दीवार पे अपना सर मारा खींच के तो एकदम से जो आप ऐसे करके ऐसे फोर्स करो एक ऐसे मारो अंदर क्या है कब ज्यादा लगेगी एक में सर फटेगा दूसरे एक में ऐसे मारो तो इसमें मतलब उस केस में फोर्स ज्यादा लगा होगा तो जब लार्ज फोर्स लगता है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन दैट इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स है जैसे दीवार में कील ठोकनी है
तो आप थोड़े से मारते हो, ऐसे थोड़ी है, थोड़े से ताकत बढ़ जाती है, वरना तो आप लोग यूं करती हुई दबा देते, यूं लग जाती, कितनी लगती, तो थोड़ा लेके मारते, यूं मारते। तो क्या करते हो आप, F इक्वल टू आपको पता है dv by dt होता है, तो चेंज इन मोमेंटम तो वही आ गया। क्यों, पहले चल रही थी चीज और फिर एकदम से रुक गई, तो चेंज इन मोमेंटम तो m into v का ही आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो फिक्स ही है। आप देखो अगर ये dt टाइम तो डिक्रीज कर दो तो ये फोर्स कहाँ जाएगा, तो जब ये फोर्स बहुत, ये टाइम बहुत कम हो जाए तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, एंड कॉजिंग ए सब्सटेंशियल चेंज इन मोमेंटम। अच्छा खासा मोमेंटम चेंज हो तभी लार्ज फोर्स रहा होगा ना, वरना मोमेंटम भी हल्का सा चेंज कर दो, टाइम भी कम कर दो तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट का मोमेंटम चेंज होना चाहिए। जैसे एक बॉल को फेंकते हो दीवार पे, टकरा के वापस आती है, तो पहले मोमेंटम इधर था और बाद में इधर था, पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। पहले m into v इधर था, बाद में m into v इधर हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -2mv। वेक्टर क्वांटिटी देखो, m into v पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस m into v, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ये बात समझ। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, p फाइनल माइनस फाइनल मोमेंटम कितना है, -2mv माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, सॉरी माइनस m into v क्या आ जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा चीज, यार इतना चेंज आ गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। और तुम ये सोचो वो जो बॉल है उस दीवार की कितनी देर तक कांटेक्ट में रही, अभी मान लिया पर पूरा भी नहीं था, तो बॉल पूरी दूर नहीं आती, थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाएगी। पर मैं कह रहा हूँ कि ये सोचो कि वो बॉल कितनी कम देर के लिए दीवार के कांटेक्ट में रही, तो इसका मतलब वो टाइम बहुत कम है। चेंज इन मोमेंटम लगभग 2mv -2mv के बराबर है, तो ये फोर्स क्या होगा, बहुत लार्ज होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, इंपल्सिव फोर्स समझ में आ गया। कब इंपल्सिव फोर्स, एक चीज होती है इंपल्स, दोनों बातों में अंतर है। इंपल्स क्या होता है, f into dt का इंटीग्रेशन कर दो, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाए तो क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस f into dt, इसको बोलते हैं इंपल्स। अब बताओ इंपल्सिव फोर्स का मतलब तो समझ में आ गया, वो तो सिंपल फोर्स है। और इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या है, तो किसी भी फोर्स का अगर आपको इंपल्स निकालना है तो आप सिर्फ ये देख लो उस फोर्स के कारण मोमेंटम में क्या चेंज आता है, सिर्फ उस फोर्स के कारण। F into फोर्स इनटू टाइम, नेम एक बार आगे, बस स्कूल की थ्योरी खत्म, आज के लिए इतना काफी है। एचसी की रीडिंग लगा देना, ठीक है।